तरंग पैकेट के अंदर कला वेग, समूह वेग, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था तथा इनसे रिलेटेड जो दो प्रकार के नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी के भी फॉर्मूले हमने निकाल लिए थे। अब इसके ऊपर क्या है कि नॉर्मली आप लोगों के एक आध नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और जो एंट्रेंस एग्जाम है अलग अलग एमएससी के, उन एग्जामों में भी इसके ऊपर जो है सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन है जो। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सागर की तरंगों की कोणीय आवर्ती, सागर की तरंगों की कोणीय आवर्ती अगर ओमेगा बराबर क्या हो जाए, ओमेगा बराबर कोणीय आवर्ती ओमेगा तथा तरंग संचरण नियतांक क्या हो, संचरण नियतांक के में संबंध क्या है, ओमेगा बराबर रूट जी ऑफ के है, तो इन तरंगों के कला वेग तथा कौन से समूह वेग में संबंध याद कीजिए। क्या है, सागर की तरंगे जिनकी कोणीय आवर्ती या फिर ये बोल सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और वेव कांस्टेंट का मान जो है वो क्या है, के है, उनके बीच में रिलेशन क्या दिया जाता है, ओमेगा बराबर रूट जी के। तो उस कंडीशन में आपको फेज वेलोसिटी और कौन सी ग्रुप वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन है उसको ज्ञात करना है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ओमेगा बराबर आपको क्या दिया हुआ है, रूट जी इंटू के दिया हुआ है, और जो फेज वेलोसिटी जो होती है वो वीपी बराबर क्या होती है, वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के होती है। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन के होती है, तो उस कंडीशन में जो ये ग्रुप वेलोसिटी और जो ये फेज वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी, रूट जी ऑफ के अपॉन के बराबर इसका मान क्या आ जाएगा, रूट जी अपॉन, ये तो क्या आ गई इसके अंदर फेज वेलोसिटी आ गई। अब इसी तरीके से अगर हम किसको निकालना चाहे, ग्रुप वेलोसिटी को निकालना चाहे, तो ग्रुप वेलोसिटी वीजी बराबर क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल के बराबर डेल बाय डेल के इंटू रूट ऑफ जी के। ठीक है, तो यहाँ पे वीजी का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ जी के अपॉन के आ जाएगा। ठीक है, रूट जी के अपॉन के की कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, ऊपर नीचे इसके अंदर 1/2 रूट, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसमें जी अपॉन के, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 ओमेगा अपॉन के, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो 1/2 जो वैल्यू आएगी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी किसी भी सागर की तरंगों के लिए जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के इस प्रकार से रिलेटेड होती है, जिसमें ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, आधी होती है किसके, फेज वेलोसिटी के आधी होती है। यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर ये निकल रहा है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से पूछा जाता है जिसमें ये दे दिया जाता है कि जो नॉर्मल है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर वीपी बराबर क्या है, रूट जी अपॉन के हो,
तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर किसी भी पानी की तरंग की जो फेज वेलोसिटी या कला वेग जो है वो क्या है, √g/k है, तो उस कंडीशन में यह सिद्ध कीजिए कि उस तरंग या उस पानी की तरंग की जो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कला वेग या फिर फेज वेलोसिटी की क्या होती है, आधी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर है आपके, वो आप खुद ही कर लोगे, सरल सही है। वो इस प्रकार से, यदि किसी तरंग की आवृत्ति, यदि किसी तरंग की आवृत्ति, यदि किसी तरंग की आवृत्ति ओमेगा क्या है, संचरण नियतांक के 5 गुना है, संचरण नियतांक के 5 गुना है, तो इस तरंग का, तो इस तरंग का समूह वेग तथा कौन सा वेग निकालना है आपको, कला वेग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है ना, इसमें करना कुछ भी नहीं है। ओमेगा बराबर 5k है, तो ओमेगा अपॉन के आएगा, तो वीपी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे के वैसे आप क्या करोगे, वीजी का मान निकालोगे तो वो डेल ओमेगा अपॉन डेल के होता है, और ओमेगा का मान 5k है, तो आप 5k का अवकलन करोगे k के सापेक्ष, तो फिर से 5 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, फेज वेलोसिटी के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये समझ लेना, यह एक ऐसी तरंग है या फिर ये एक ऐसे कण से उत्सर्जित हो रही है जिसमें सभी अवयवी तरंगों की वेलोसिटी क्या है, समान है। और सभी अवयवी तरंगों की वेलोसिटी जब समान होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, फेज वेलोसिटी के बराबर होती है। हाँ लीलू बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा ओमेगा बराबर 5k लिखा हुआ है, उससे आप इसको कर सकते हो, सीधा ही हो जाएगा। इसके अंदर दोनों के मान कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड के करीब आएगा दोनों का आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के इसके अंदर जी, वो यह है कि एक तरंग का संचरण नियतांक, एक तरंग का संचरण नियतांक जो है वो क्या है, 6280 मीटर इनवर्स है, तथा तथा इसका वेग कितना है, इसका वेग जो है वो कितना दिया हुआ है, 350 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरंग की, तो इसकी तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य एवं आवर्ती का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए के का मान कितना दे दिया, 6280 मीटर इनवर्स, और वेलोसिटी जो v है वो कितनी दी हुई है, 350 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और आपको पूछा क्या है, एक तो तरंग संख्या का मान पूछा हुआ है और दूसरा क्या पूछा हुआ है, तरंग दैर्ध्य, और थर्ड पूछी हुई आवर्ती, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, तरंग दैर्ध्य निकाल लेते हैं। और आप लोगों को मालूम हो तो तरंग दैर्ध्य तथा तरंग संचरण नियतांक में जो संबंध होता है, के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन के,
2 into 3.14 upon 6280। यहां से इसका मान भी क्या आ जाएगा 6.28 अपॉन 6280। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो आती है आपके कितनी 10 की घात माइनस के 3 मीटर के करीब आएगी। मतलब ये जो तरंग है जिसका तरंग संचरण नियतांक क्या है 6280 है, उसका तरंग दैर्ध्य उस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो कितनी होगी 10 की घात माइनस के 3 मीटर होगी। अब दूसरी इसके अंदर क्या पूछी है तरंग संख्या पूछी है। तो तरंग संख्या आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तरंग संख्या और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तरंग संख्या जो हमेशा वो क्या होती है तरंग दैर्ध्य के क्या होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम होती है। क्या होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम होती है। तो उस कंडीशन में जो म्यू बार तरंग संख्या को म्यू बार से प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा। तो म्यू बार बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा का मान कितना है 10 की घात माइनस के 3। तो यहां से क्या आ जाएगा 10 की घात 3। ठीक है, तो तरंग संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी 10 की घात 3 के बराबर आ जाएगी तरंग संख्या का मान। ठीक है ना। अब इसके बाद में जो आपको पूछा है इसके अंदर आवर्ती का मान पूछा है, और आवर्ती जो होती है आवर्ती वो क्या होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर होती है। क्योंकि आप जो आवर्ती म्यू पढ़ते थे वो क्या होता था सी अपॉन लैम्बडा। वो तो कौन सी तरंग ऐसी तरंग जिसके वेलोसिटी किसके बराबर है प्रकाश के वेग के बराबर हो, तो उस कंडीशन में म्यू बराबर क्या लिखते हैं सी अपॉन लैम्बडा लिखते हैं। परंतु यहाँ पे वेलोसिटी भी दी हुई है जिसका मान कितना है 350 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में जो आवर्ती है वो क्या आ जाएगी 350 अपॉन 10 की घात माइनस के 3। तो उस कंडीशन में इसका मान कितना आता है 350 इंटू 3.50 इंटू 10 की घात 5 रेडियन पर सेकंड, या फिर आप लिख सकते हो इसको हर्ट्ज भी लिख सकते हो, या फिर इसको सेकंड इनवर्स के रूप में भी लिखा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर एक और कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। उस हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ सिद्धांत की आज थोड़ी सी डेफिनेशन ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वैसे आप लोगों को पढ़ा हुआ है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी कण का एक ही समय के अंदर क्या है संवेग और कौन से संवेग तथा उसकी स्थिति दोनों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उस आधार पर उसने एक संवेग तथा स्थिति के अंदर एक रिलेशन भी दिया था जो कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाय 2 या फिर h कट या फिर h से प्रदर्शित करते हैं। और उस रिलेशन के अंदर जो परफेक्ट रिलेशन है वो क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। अब दिया हुआ है कि गुरुत्व के प्रभाव में गुरुत्व प्रभाव एवं गुरुत्व एवं पृष्ठ तनाव के प्रभाव में एक तरंग का कला वेग वीपी बराबर क्या दिया हुआ है वीपी बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई कोष्टक में क्या है जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर पी की पावर 1/2। तो हो तो हमें क्या निकालना है समूह वेग ज्ञात करना है ना, समूह वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके अंदर ये ध्यान होना चाहिए कि जो वेलोसिटी वीपी दी हुई है उस वीपी को हमको किस फॉर्मेट में चेंज करना होता है हमेशा। वीपी जो है वो हमेशा किस फॉर्मेट में ओमेगा अपॉन के रूप में होती है।
तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमें किस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा? अब इसके अंदर तो वीपी जो है फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के, ये तो हम सीधे निकालेंगे, लेकिन जो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वीजी बराबर क्या होती है? डेल ओमेगा अपॉन डेल के होती है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? इस ओमेगा का मान ज्ञात करना पड़ेगा इस फेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। जब आप ओमेगा का मान ज्ञात कर लोगे तो उसी कंडीशन में आपकी क्या निकल सकती है? ग्रुप वेलोसिटी निकल सकती है, अदरवाइज ग्रुप वेलोसिटी नहीं निकल सकती। तब यहाँ पे देखिए जो के होता है उसको आप क्या लिखते हो? 2 पाई अपॉन लैम्बडा लिखते हो। तो इस कंडीशन में यहाँ पे वीपी बराबर क्या लिख सकते हो आप? लैम्बडा अपॉन 2 पाई को 1 अपॉन के, कोष्टक में आप क्या लिख सकते हो? जी प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? के स्क्वायर इंटू टी अपॉन टी लिख सकते हो। ठीक है, की पावर 1/2। अभी भी इसमें आपको क्या बाहर निकालना है? के का मान बाहर आना चाहिए, रूट से क्या होना चाहिए? के बाहर आना चाहिए। तो यहाँ से वीपी बराबर क्या आ जाएगा? वीपी को अपन अगर अंदर वाली टर्म्स के अंदर हम क्या कर ले, इस कोष्टक के अंदर वाली टर्म्स है ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ क्या कर ले, के का मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन के कोष्टक में जी के अपॉन के प्लस के क्यूब टी अपॉन पी के की पावर 1/2। अब यहां से देखिए के को आप कॉमन लेंगे तो यहां से जो टर्म्स मिलेगी, यहाँ पे यहां से जो वैल्यू मिलेगी वीपी की वो क्या हो जाएगी? वीपी बराबर 1 अपॉन के स्क्वायर, कोष्टक में क्या आ जाएगा? जी के प्लस के क्यूब टी अपॉन टी की पावर 1/2। तो यहाँ से वीपी बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा अपॉन के। रूट से अगर के स्क्वायर बाहर आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, रूट लगा हुआ है और नीचे उसके ऊपर स्क्वायर है, तो रूट जो है वो स्क्वायर को हटा देगा। तो यहाँ से ओमेगा अपॉन के तो आ गया। तब यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई? ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? रूट जी के प्लस के क्यूब टी अपॉन, ये क्या आ गई? यहाँ से कोणीय आवर्ती का मान यहाँ से हमें मिल गया इस इक्वेशन से। कौन सी? वीपी बराबर 1 अपॉन के स्क्वायर जी के प्लस के क्यूब टी अपॉन पी की पावर 1/2 से हमें किसकी वैल्यू मिल गई? ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब इस ओमेगा की वैल्यू मिलने के पश्चात अब हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप वेलोसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? वीजी बराबर क्या लिख सकते हो? डेल बाय डेल के। ओमेगा का मान क्या है? रूट जी के प्लस के क्यूब टी अपॉन टी, ये वैल्यू है। अब इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे के सापेक्ष, तो यहाँ से वीजी बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट जी के प्लस के क्यूब टी अपॉन टी। ठीक है, अब ये तो इसके ऊपर रूट लगा हुआ उस वजह से नीचे आ गया, क्योंकि आपको मालूम है एक्स की पावर 1/2 जो होता है उसका अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो उस तरीके से ये तो चीज आ गई। लेकिन अब अंदर वाले एक्स का भी आप क्या करते हो? डिफरेंशिएशन करते हो, तो उस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जी प्लस 3k स्क्वायर टी अपॉन रॉ। सर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सभी जगह पे रॉ है। पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये पृष्ठ घनत्व है, पदार्थ का घनत्व जो द्रव्यमान अपन प्रति इकाई आयतन के अंदर जो द्रव्यमान वितरण किया गया होता है वो है यहाँ पे रॉ का मान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू ओमेगा के बराबर है, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो वीजी बराबर क्या आ जाएगी? जी प्लस 3k स्क्वायर टी अपॉन रो इंटू 1 अपॉन 2 ओमेगा, ये आ गई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी ग्रुप वेलोसिटी निकल जाएगी यहाँ से। और फेज वेलोसिटी क्या है? वीपी बराबर क्या है? ओमेगा अपॉन के, वहां से हमने देख ली।
अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये और भी बनता है, वो आप लोगों को खुद को करना है, सेम इसी के जैसा ही है और कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कि जो ये गुरुत्व प्रभाव तथा प्रश्न तनाव के रूप में ये इक्वेशन दी हुई है, इसी के अंदर मैं चेंज कर दूं और ये कह दूं यदि क्या हो जाए, सेकंड क्वेश्चन इसी वेलोसिटी के ऊपर है, इसी वेलोसिटी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रुप वेलोसिटी को निकालना है। लेकिन उस क्वेश्चन में चेंज इतना किया गया है कि जो गुरुत्व है, वो गुरुत्व का प्रभाव जो है वो क्या है, पृष्ठ तनाव के प्रभाव की तुलना में नगण्य है, की तुलना में क्या है, तुलना में नगण्य हो तो तरंग का क्या निकालना है, समूह वेग, तरंग का समूह वेग ज्ञात कीजिए। जी को क्या कर दिया, नगण्य कर दिया, जी की वैल्यू को क्या कर दिया, लगभग 0 के बराबर मान दिया। तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप ग्रुप वेलोसिटी को निकालिए, फिर किसको निकालोगे, फेज वेलोसिटी को, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों को पहले फेज वेलोसिटी को सिंप्लीफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ग्रुप वेलोसिटी निकालने से पहले किसकी वैल्यू मालूम होना जरूरी होती है, कोणीय आवर्ती ओमेगा का मान पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस वजह से इसमें सबसे पहले किसको निकालना पड़ता है, फेज वेलोसिटी से किसको, कोणीय आवर्ती को निकालना पड़ता है। अब वो कोणीय आवर्ती या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, उसके पश्चात ही आप क्या कर सकते हो, ग्रुप वेलोसिटी को निकाल सकते हो। अब देखिए आज हमें पढ़ना है जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। उस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, साथ में उसके जो 3 रिलेशन उसने दिए थे, एनर्जी टाइम के बीच में, एनर्जी और टाइम के बीच में, मोमेंटम पोजीशन के बीच में, तथा थर्ड रिलेशन जो उसने दिया था एंगुलर मोमेंटम और किसके बीच में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई के बीच में भी एक रिलेशन दिया था। उन सब के रिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, इंग्लिश में इसे बोलेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अब इस हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत तो था वो इस तरंग पैकेट से ज्यादा मिलता जुलता ही सिद्धांत था, मतलब वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट था। उसके अनुसार जो हाइजेनबर्ग था उसके अनुसार अगर कोई भी पार्टिकल है वो अपने में से क्या कर रहा है, एक तरंग को उत्पन्न कर रहा है, एक तरंग को सॉरी वो एक अपने में से क्या करता है, एक तरंग को तो उत्सर्जित करता नहीं है, वो अपने में से क्या है, ग्रुप ऑफ वेव को उत्सर्जित करता है। तो उस कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए जो ये ग्रुप ऑफ वेव जो होती है वो इस पार्टिकल के साथ में ही उत्सर्जित होती है। तो उस कंडीशन में जो हाइजेनबर्ग था उसने ये बताया या उसने ये अपना सिद्धांत में ये कहा कि जो एक पार्टिकल है उसके द्वारा जो एक ग्रुप ऑफ वेव उत्सर्जित होती है, एक वेव पैकेट जो निर्माण होता है उसके द्वारा, उस वेव पैकेट के अंदर अगर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का निर्धारण कर लेते हैं तो उस समय उसकी पोजीशन का निर्धारण किया तो उस समय हम क्या नहीं कर सकते, उसके संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उस पार्टिकल के अंदर जो वेव उत्सर्जित हुई है या जो वेव पैकेट है उसके अंदर उस पार्टिकल की अगर हम एनर्जी का निर्धारण कर ले तो उस एनर्जी के समय, एनर्जी किस समय पे उसकी एनर्जी क्या है वो भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका वेव पैकेट जो होता है या फिर दो तरंगों के अध्यारोपण से एक जो तरंग बनती है,
ये क्या होता है, एक तरंग पैकेट होता है, ये क्या होता है, एक तरंग पैकेट होता है। और ये क्या होता है, ये जो अंदर वाली वेव्स जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, दो तरंगों के अध्यारोपण को प्रदर्शित करती है। जो आपने दो तरंगें पढ़ी थी y1 और y2, उनके अध्यारोपण से एक ये क्या बनता है, एक तरंग पैकेट बनता है। और इस तरंग पैकेट की जो पूरी वेलोसिटी जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, vg को प्रदर्शित करती है। और ये अंदर वाली वेव्स जो होती है, अंदर जो तरंग पैकेट के अंदर जो अलग से वेव होती है, उनकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, फेज वेलोसिटी होती है। तो इस हाइजेनबर्ग ने यह कहा, या इस हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी किसी भी क्षण अगर हम किसी भी एक कण की अगर स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं तो उस समय हम उसकी पोजीशन का निर्धारण नहीं कर सकते। अगर हम स्थिति का निर्धारण तो उस समय हम उसके मोमेंटम का निर्धारण नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम का निर्धारण कर ले तो उस समय हम उसकी पोजीशन का निर्धारण नहीं कर सकते। ये किसके द्वारा बताया गया था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार बताया था। और इसने इस रिलेशन में एक फॉर्मूला या एक सिद्धांत या एक रिलेशन जो दिया था, उस आधार के ऊपर भी हम इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं कि कैसे जो है कि स्थिति का निर्धारण होने पर हम पोजीशन का निर्धारण नहीं कर पाते, या फिर मोमेंटम का निर्धारण नहीं कर पाते। और अगर मोमेंटम मालूम हो तो उस कंडीशन में हम पोजीशन को कैसे निर्धारित नहीं कर सकते, वो भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि उस रिलेशन से ही आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। तो हमको आपको अगर तरंग पैकेट के बारे में पता होना चाहिए कि वो तरंग पैकेट जो है हमेशा वो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों के जो क्वांटम की बुक है उसके अंदर 2.68 पेज नंबर है, उसके ऊपर ये तरंग पैकेट भी बनाया गया है। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने कराई है वो सारी भी वहां पे लिखी हुई है, आपको वेव के रूप में या फिर किसी भी जो अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी वेव के ऊपर होती है। जो श्रोडिंगर का सिद्धांत वगैरह ये सारी सारी वेव के ऊपर डिपेंडेड होता है। तो वो सारी की सारी चीजें आपके 2.6 नंबर 8 पेज से स्टार्ट होने के बाद में 3-4 पेज के अंदर इसकी थ्योरी लिखी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर जो इसका सिद्धांत था, या इस हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी क्षण पर एक कण किसी क्षण पर एक कण की स्थिति किसी क्षण एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ संवेग का एक साथ एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही दिशा में पूर्ण रूप से एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थ पूर्वक, यथार्थता से मतलब है एक्यूरेट वैल्यू हम कभी भी नहीं ज्ञात कर सकते। यथार्थ पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कि ये कोई भी एक पार्टिकल है, उससे क्या हुई, एक तरंग उत्सर्जित हुई। तो अगर मान लो कि ये कोई भी तरंग उत्सर्जित हुई है, इस तरंग के साथ साथ में पार्टिकल भी गति करता रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि हमने निर्धारित कर लिया या हमने प्राप्त कर लिया कि पार्टिकल इस जगह पर स्थित है, तो उस कंडीशन में हम क्या नहीं कर सकते, इस स्थिति मान लो कि इस स्थिति में पार्टिकल है तो उस समय हम ये नहीं पता कर सकते कि इस पार्टिकल से रिलेटेड जो ये तरंग है उसकी मोमेंटम क्या है, उसका समय क्या है, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। या फिर हम मान लो कि जो ये पार्टिकल है या इस वेव की जो हमने अगर मान लो कि संवेग p का हमने निर्धारण कर लिया, तो उस कंडीशन हम ये पता नहीं कर सकते कि इस वेव फॉर्मेट के अंदर या फिर ये जो तरंग गति है, इस तरंग गति के अंदर उस समय पर पार्टिकल किस जगह पर स्थित है। इन दोनों का हम क्या नहीं कर सकते, एक साथ में एक ही जगह पे निर्धारण नहीं कर सकते। या फिर आप ये कह सकते हैं अगर हमने क्या कर ली, कण की क्या कर लिया, स्थिति का अगर हमने क्या कर लिया,
हमने निर्धारण कर लिया, तो उस समय पे संवेग क्या हो जाता है, या संवेग में क्या उत्पन्न हो जाती है, संवेग में क्या आ जाता है, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से इसी का उल्टा होगा, अगर हमने संवेग को निर्धारित कर लिया तो उस समय क्या आ जाएगी, इस स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। इसका जो फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड जो 3 फॉर्मूले है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं तो फिर 30 या 25 सेकंड के अंदर आप लिखोगी क्लास ऑफ हो जाएगी।